तो आइए बच्चों, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक डेफिनेशन देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूले पूरे डिस्कस किए थे। लगभग 11-12 डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग देखे थे। और लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम लोग उन्हीं डायमेंशनल फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग जेई मेंस के, जेई एडवांस के और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, मान लो अगर किसी एक्सप्रेशन को लिखना हो, तो जैसे कोई भी एक्सप्रेशन हो, a इंटू बी इज इक्वल टू सी डी प्लस ई अपॉन एफ। इस तरीके से कोई भी एक एक्सप्रेशन है, तो जब भी हमें ऐड करना होगा बच्चों, तो एडिशन तभी होता है जब दोनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन सेम होता है, और इन दोनों टर्म का डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशन के बराबर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मास को ऐड करना है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ m होता है। तो मास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मास को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मास, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, m। अब मास में लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, करंट को, किसी को भी सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे a इंटू बी लिखा गया है, तो a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो c इंटू डी का प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला a इंटू बी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये एक रेशियो दिया गया है, तो E अपॉन एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला C इंटू डी के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए, और वो A इंटू बी के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ each and every term must be same on both sides of equation. For addition or subtraction, the dimensional formula of each and every term must be same on both sides of the equation। यानी कि अगर a is equal to b plus minus c लिखा गया है, तो dimension of a should be equal to dimension of b and should be equal to dimension of c। ठीक इसी तरीके से यहां पे देखेंगे एक और डेफिनेशन, एक और स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, वैसे ही फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द डायमेंशनल फॉर्मूला of each and every term
on both sides of equation may or may not be same। तो कहा गया है फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में और मे नॉट बी सेम। कंपल्सरी नहीं है, यानी कि a इज इक्वल टू b इंटू सी लिखा गया है, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू सी हो भी सकता है, सॉरी, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c हो भी सकता है, और डायमेंशन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c तो भी चलेगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल देख लो बच्चों, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt -2 होगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ m और a का डायमेंशनल फॉर्मूला lt -2। तो तीनों टर्म का f, m और a का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हमने लिखा हुआ है। भले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हर एक टर्म का अलग अलग है। तो इस केस में डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 100% कंपल्सरी है। चलिए इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके एक टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस लेंगे, हम लोग चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, एंड देन उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। टॉपिक है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहले जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ u एंड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ a इंटू t। मेरे बच्चे जानते हैं v का डायमेंशनल फॉर्मूला lt की पावर -1 होगा। u भी स्पीड ही है, इनिशियल स्पीड है, कोई सा भी स्पीड हो, डायमेंशनल फॉर्मूला lt -1 ही होगा। a इंटू टी चेक करते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt -2 होता है, और इसमें t से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल जाएगा lt -1। तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला lt -1 lt -1 lt -1 है। सो वी कैन राइट हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे ही आगे चेक करते हैं। दूसरा नंबर इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वी ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ l होगा। u इंटू टी, u का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा lt -1 इंटू टी करोगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ l मिल गया। हाफ at स्क्वायर में इस हाफ को हम इग्नोर कर देंगे, बिकॉज जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो किसी भी मैथमेटिकल टर्म को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसको हटा दिया मैंने। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt -2 होगा और इंटू टी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे t की पावर -2, t की पावर -2 से ये कैंसिल आउट हो गया
और हमें एल मिल गया। तो चेक करो तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, सो वी कैन राइट हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। गुड। थर्ड नंबर चेक करते हैं। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जरा सॉल्व करके दिखाइए, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? चलिए, आपने चेक कर लिया होगा, मैं करता हूं। वी स्क्वायर मतलब एल टी माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो हमें डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं एल टू टी माइनस टू मिल जाएगा हमें। ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू। यू स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा, एल टू टी माइनस टू। और 2as का चेक करेंगे तो 2 है मैथमेटिकल टर्म, तो इसको हम हटा देंगे, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। a इंटू एस, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एक और l आ जाएगा, तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा एल टू टी माइनस टू। देखो बेटा, तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला एक बराबर है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है। सो वी कैन राइट हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। बट एक चीज देखना, इस इक्वेशन में आपने एक चीज पे गौर किया होगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली इनकरेक्ट कर दिया तो भी यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे टॉपिक में कुछ तो बात है। तो बात ये है कि बेटा हम डायमेंशनली चेक कर रहे हैं, मैथमेटिकली चेक नहीं कर रहे। तो कोई इक्वेशन मैथमेटिकली इनकरेक्ट होगा तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका एक नोट डाल करके लिख दीजिए, फॉर एनी इक्वेशन टू बी मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली करेक्ट, it must also be dimensionally correct। लेकिन इसका रिवर्स 100% कंपल्सरी नहीं है। मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे उसको। नोट डाल के इसको भी कॉपी कर लेना। अगर न्यूमेरिकली इनकरेक्ट हुआ तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ तो वो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगा, ये नेसेसरी है।
ये आप कॉपी कर लीजिएगा। फॉर एनी इक्वेशन टू बी न्यूमेरिकली करेक्ट it must be dimensionally correct also, but reverse is not the compulsory. I hope it's clear. मैं इसको रब करूंगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which of the following option is correct? मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट GM अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन GM। ऑप्शन नंबर सी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट GM अपॉन आर स्क्वायर एंड डी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन GM, जहां पे G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M है मास एंड T है टाइम। बताइए कौन सा करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करेंगे। ट्राई कर लिया, आइए डिस्कस करते हैं। हमें 1 बाय 1 चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं और कोई तरीका है नहीं, तो चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। तो ये टाइम पीरियड t है, तो हम लिखेंगे m0l0t इज इक्वल टू, इस 2 पाई का कोई काम है नहीं, हटा दो उसको, और GM अपॉन आर स्क्वायर। बेटा G का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1l3t-2, ये फॉर्मूला से निकाल लेना आप लोग, निकल जाएगा। और यहां पे लिखेंगे हम m-1l3t-2 इंटू m अपॉन आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, और सबकी पावर 1/2 लगा देंगे। दिस विल बी इक्वल टू, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें बच जाएगा LT-2, LT की पावर -2 और होल की पावर 1/2। चेक करना जरा, m से m कैंसिल आउट हुआ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, टी स्क्वायर वैसे ही बच गया, सॉरी टी के पावर -2 वैसे ही बच गया, तो हमें मिल गया LT की पावर -2 की पावर 1/2। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, टाइम के बराबर थोड़ी आ रहा है, एल भी तो पड़ गया ना यहाँ पे, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे हम। अच्छा आर स्क्वायर भी है, सॉरी, दिस इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और सबकी पावर 1/2 है। एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तब भी एल जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, तब भी इनकरेक्ट ही है। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन GM, तो 2 पाई तो वैसे ही खत्म आउट हो गया, और t के जगह पे हम लिखेंगे m0l0t विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर क्यूब अपॉन GM, तो यहां पे लिखेंगे आर क्यूब के जगह पे एल क्यूब अपॉन
जी एम, जी की जगह पे ये वाला पुट कर दो, m की पावर -1 L3 t की पावर -2 इनटू ये m बच गया तो यहाँ पे m करो और होल की पावर 1/2 डाल दो। देख बेटा, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसल आउट हुआ, m से m कैंसल आउट हुआ, t की पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो t की पावर टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t² हो जाएगा और उसके पावर 1/2 है तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ t मिल गया, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0L0t मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज डायमेंशनली करेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन गिवन हो, आपको चेक करना होगा कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट चेक कर लेना है। और मैंने आपको भी बता दिया कि अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो उसको न्यूमेरिकली भी करेक्ट होना ही पड़ेगा, 100% कंपलसरी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब सी और डी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ वेलोसिटी v, acceleration a, and force F are chosen as fundamental quantities, then the dimensional formula of angular momentum will be, मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे आप लोग। पहला नंबर होगा एफ वी क्यूब ए स्क्वायर, दूसरा नंबर होगा एफ वी -3 A2, सी नंबर होगा एफ वी 3 A-2 एंड डी नंबर होगा एफ वी 2A-1। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए एक बार। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करो, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम को बच्चों कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mvr, where m stands for mass, v stands for velocity and r stands for radius. So l का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m, v की जगह पे LT-1 लिखेंगे, r की जगह पे l लिखेंगे। डेट मीन्स l का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया mL2T-1। अब 1 बाय 1 चेक कर लेना है कि इनमें से किसको, अगर हम इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा जो mL2T-1 आएगा सॉल्व करने पे। चलिए ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा FV3A-2। सॉल्व करने पे इतना आना चाहिए। तो FV3A2 है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होता है। V क्यूब मतलब LT-1 का क्यूब, A स्क्वायर, A स्टैंड फॉर
एक्सेलरेशन ए के जगह पे LT-1 का स्क्वायर कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू, m तो एक ही है तो m आ गया, यहाँ L1 है और यहाँ L3 है तो L4 हो गया और ये हो गया L2 तो ML6 हो गया, T-2 T-3 T-5 और T ये है -2 T-7, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। इतना आना चाहिए ना, ML2 T-1, ये आ ही नहीं रहा, L एक यहाँ पे और 3 L यहाँ पे, 4 L हो गए और 2 L यहाँ पे, 6 L हो गए, T की पावर -2 T की पावर -3 -5 T की पावर -2 -7 हो गए, नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, FV-3A2, FV-3A2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 और उसकी पावर -3, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पे LT-2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें m मिल जाएगा, ये एक L और ये -3L, यानी L की पावर -3, ये हो जाएगा L की पावर -2 और ये L की पावर 2 तो L की पावर 0 आ गया, T की पावर -2 T की पावर +3 तो T की पावर 1 आया और T की पावर -4 तो T की पावर -3, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, FV-3A-2, FV-3A-2, फोर्स के जगह पे MLT-2 लिखेंगे, V3 के जगह पे आएगा LT-1 का क्यूब और A की पावर -2 का मतलब LT-2 की पावर -2, ये मिल जाएगा M, एक L और 3L, 4L हुआ और यहाँ पे L की पावर -2 तो L की पावर 2 मिल गया तो ML2 मिल गया, T की पावर -2 और T की पावर -3 -5 हुआ और T की पावर 4 तो T की पावर -1, ML2 T-1, यहाँ देखो ML2 T-1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिर्फ सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आपको चेक करना है, फिजिक्स बस एक ही जगह पे है कि डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए, दूसरी जगह पे भी है कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, उसके आगे तो मैथमेटिक्स है, सॉल्व करना है। आई होप इट्स क्लियर, मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। F is equal to A cos BX plus C sin DT, where F stands for force, X stands for distance, T stands for time, A and B are constants. Find the dimension of AD upon B. इसका डायमेंशन आपको निकालना है, जरा वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, कर लिया, चलिए। F इज इक्वल टू A cos BX प्लस C sin DT गिवन है, वीडियो ठीक से काम कर रहा है, यस इट्स वर्किंग।
तो इस केस में जो एंगल होता है ना, एंगल जिसको थीटा बोलते हैं, ये एंगल डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सबकी पावर 0 0 डाल दो, कहीं भी एंगल हो डायमेंशनलेस होगा। कॉस के अंदर bx है, तो एंगल के जगह पे bx आया है, तो b इंटू एक्स डायमेंशनलेस हुआ, तो m0 l0 t0 लिखेंगे। b इंटू एक्स डिस्टेंस है, तो x के जगह पे l लिखेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू m0 l0 t0। यानी कि बच्चों b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0 l की पावर -1 t0। ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। ठीक इसी तरीके से साइन के अंदर जो टर्म होगा वो भी डायमेंशनलेस हुआ, यानी कि d इंटू टी डायमेंशनलेस हुआ m0 l0 t0। यानी कि d का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, t स्टैंड्स फॉर टाइम, d का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m0 l0 t टू द पावर -1। आई होप इट्स क्लियर बेटा। अब आगे आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उसको मैच करेंगे आप लोग। एक बच गया हमें, और कौन सा चाहिए, a चाहिए, d का मिल गया, b का मिल गया, a का चाहिए। तो देखो ये cos bx तो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, फोर्स का डायमेंशन एक ही डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म हो गया डायमेंशनलेस। तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, वही डायमेंशन होगा a का। तो यहां से a का डायमेंशन में मिल गया mlt -2। अब हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ AD अपॉन B। यस, AD अपॉन B, और ये डायमेंशन मिल जाएगा हमें A के जगह पे mlt -2, D के जगह पे t की पावर -1, तो t की पावर -1 हुआ, और b के जगह पे आएगा l की पावर -1। ये हो जाएगा m, l ऊपर जाएगा तो l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -3। ये हो गया AD अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t -3। आई होप इट्स क्लियर। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे गिवन है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू b थीटा अपॉन v, where p stands for pressure, v stands for volume, theta stands for absolute temperature, a and b are constants. Find the dimension of a and b. p, a, v, b, थीटा, सबका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद ही जब मैं सॉल्व करूं तो आप मैच कीजिए। भले ही सॉल्व ना हो लेकिन फिर भी अपने से ट्राई करना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको IIT लेकर के जाएगा। तो ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए। मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करेंगे आप लोग। देखो बेटा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, तो p का डायमेंशन और a अपॉन v स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए।
और b इंटू थीटा अपॉन v का डायमेंशन भी उसी के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, यानी कि a का डायमेंशन पी वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर और प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2 होता है, और V स्क्वायर मतलब V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स L क्यूब, L क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो L की पावर 6 मिल जाएगा। तो हमें यहां से मिल गया डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू ml5 T-2। ये A का डायमेंशन है। ऐसे ही हम B का डायमेंशन निकालेंगे, तो B का डायमेंशन होगा, P का डायमेंशन बराबर होना चाहिए P का और इस पूरे टर्म का डायमेंशन एक बराबर होना चाहिए, या फिर A अपॉन वी स्क्वायर का B थीटा अपॉन V के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। P का डायमेंशन B इंटू थीटा अपॉन V के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहां से देख लेंगे हम लोग B का डायमेंशन बराबर होगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन थीटा के। चलिए ट्राई करते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 T-2, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L क्यूब डिवाइडेड बाय थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। थीटा का थीटा ही लिख सकते हो, या टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहां से B का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया ml2 T-2 K-1। ये है B का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप चाहो तो यहीं पे रोक सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि चेक कर लो कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलाने पर भी इतना ही आंसर आना चाहिए। अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ छोटा सा जगह में ट्राई करते हैं। डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B थीटा अपॉन V। बच्चों V से V कैंसिल आउट हो गया और B का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकल जाएगा A अपॉन V इंटू थीटा। A का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला है ml5T-2, तो हम लिखेंगे ml5T-2 अपॉन V मतलब L क्यूब, थीटा मीन्स केल्विन K। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ml2T-2 K-1, और ये B का डायमेंशन हुआ। B का डायमेंशन इतना आ गया। चेक करेंगे क्या पहले के बराबर ही है। ml2T-2 K-1, ml2T-2 K-1, यस करेक्ट। चेक कर लिया, सेम आंसर आ रहा है, मतलब करेक्ट है। इसका मतलब 100% क्लियर है, और यहां से हमने A और B दोनों का डायमेंशन निकाल लिया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Planck's constant h, speed of light, c, and gravitational constant capital G are used
as unit of length L and unit of mass M, then which of the following options is or are ट्रू। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है m is proportional to अंडर रूट c। बी नंबर होगा m is proportional to अंडर रूट g। सी नंबर होगा L is proportional to under root h and D नंबर होगा L is proportional to under root C, G, H हुआ और G होगा। यहाँ पे G चेक करना है कौन कौन सा करेक्ट होगा। ये जेई एडवांस 2014 या 15 का आई थिंक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप लोग। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ना सॉल्व हो देन मैं जब सॉल्व करूंगा तो सीखिएगा। सॉल्व हो जाए और सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगे तो मैं जो अप्रोच फॉलो करूंगा उस अप्रोच को देखिएगा, आप लोग सुधार कीजिएगा, टाइम मैनेज वहाँ से सीखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान टाइम मैनेजमेंट करना, स्टेप सही लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सिर्फ कॉपी में छापेंगे, सिर्फ यहाँ से उतार लेंगे वहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं होगा। इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो बेटर क्या तरीका है कि आप खुद से ट्राई कीजिए, ना सॉल्व हो तो यहाँ से देखिए, सॉल्व अगर हो भी जाए लेकिन लंबा टाइम लगे देन आपको फिर भी यहाँ से मैच करना है कि क्या आपने मिस्टेक्स करे। चलिए हम ट्राई करते हैं। m इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें गिवन है h, c और g, तो तीनों को लिख देते हैं। h टू द पावर a, c टू द पावर b और g टू द पावर c। यहां से सॉल्व करेंगे। m स्टैंड फॉर मास, तो हम लिखेंगे m L0 T0 इज इक्वल टू, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो यहां देख लो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाई लेमडा। यहां से आप h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे, दिस इज इक्वल टू e लेमडा अपॉन c। e का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2 t-2, लेमडा मतलब वेवलेंथ लेंथ मतलब l अपॉन c स्टैंड फॉर लाइट, तो lt-1। यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया ml2 t-1, ml2 t-1। h का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। यहाँ लिखेंगे ml2 t-1 की पावर a, c के जगह पे हम lt-1 लिखेंगे की पावर b, और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m-1 L3 t-2 की पावर c। यहां से देखिए इन सबको मिला देंगे हम, m की पावर a और m की पावर -c, तो साथ में लिख दो m की पावर a माइनस c। जी चलिए बच्चों, तो m की पावर a और यहां -c, तो m की पावर -c, l की पावर 2a b 3c, तो हम यहां लिखेंगे 2a प्लस b
प्लस 3c और t के पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c, t की पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c, और यहाँ है ml0 t0। ये पूरा टर्म हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो बेस होगा, तो बेस अगर सेम होगा तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल टू का साइन लगा रहता है, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ 0 तो इसको इक्वेट कर दो, यहाँ 0 तो इसको इक्वेट कर दो, तो हमें मिला a माइनस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 है, यहाँ a माइनस सी है। यहाँ चेक करो, 2a माइनस बी सॉरी 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख दिया। यहाँ चेक करो, माइनस a माइनस बी माइनस 2c, माइनस a माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू, यहाँ 0 है, 0 हो गया। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे हमें b से b कैंसल आउट होता दिख रहा है, b से b कैंसल आउट हो गया, और यहाँ a और यहाँ a कैंसल आउट हो गया, लेकिन माइनस a होगा। जस्ट अ मोमेंट, इस केस में माइनस a आया है, जरा एक बार और चेक करेंगे। ml2 t माइनस 1 की पावर a तो माइनस a, lt माइनस 1 की पावर b माइनस b और t की पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो माइनस a से प्लस a कैंसल आउट हो गया, हमें मिल गया 2a, इस केस में 2a मिला। और यहाँ चेक करो, ये हो जाएगा प्लस का 3c और माइनस का 3c कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। बच्चों a किसके जगह पे है, तो a है h की पावर a, h की पावर a है, और हमें m में अगर h की पावर यहाँ पे c या g की जगह पे h गिवन होता तो अंडर रूट h आ जाता ना, तो यानी कि h की पावर a है, a की वैल्यू 1/2 है, तो अंडर रूट h आ गया। तो काश यहाँ पे h गिवन होता, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, हम और सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या c की पावर b में कुछ आ रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो हमें मिल गया a की जगह पे 1/2 माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो c के जगह पे a माइनस सी इज इक्वल टू 1 है, तो c की जगह पे 1 माइनस c के जगह पे 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, c की वैल्यू माइनस 1/2 आ रहा है। यहाँ से अब हम इस, यहाँ से c की वैल्यू माइनस 1/2, g की पावर माइनस 1/2 हुआ, इस b की वैल्यू चेक करते हैं हम। तो b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, तो माइनस a के जगह पे 1/2 लिखेंगे, माइनस b माइनस 2 इंटू c के जगह पे माइनस 1/2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसल आउट हुआ, और ये प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गया। बच्चों b की वैल्यू 1/2 का मतलब है c की पावर b जो है वो b में 1/2 है, तो c की पावर 1/2 हुआ, यानी कि अंडर रूट c हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मास इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। बाकी सब निकाल लिया हमने, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो अंडर रूट सी के प्रोपोर्शनल तो आ ही गया। अब इसी तरीके से हमें चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, बिकॉज अंडर रूट जी बोल रहा है ये, और हमारे पास जी की पावर जो सी आया है वो माइनस 1/2 आया है, प्लस का 1/2 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम, सी और डी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मास के लिए हमने सॉल्व किया, वैसे ही अब हमें लेंथ के लिए सॉल्व करना होगा 1 बाय 1। चलिए ट्राई करते हैं। L इज इक्वल टू h की पावर a, c की पावर b एंड g की पावर c। L है तो L की जगह पे हम m0 L t0 लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू h अभी निकाला था ml2 t माइनस 1 की पावर a, c की पावर b है तो lt माइनस 1 की पावर b, और g की पावर c है, g की जगह पे हम लिखेंगे m माइनस 1
L3 t-2 की पावर c। यहां से हमें मिल गया m की पावर a माइनस सी, l की पावर चेक करो, l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, 2a प्लस b प्लस 3c। t की पावर चेक करेंगे, माइनस a माइनस b माइनस 2c, माइनस a माइनस b माइनस 2c, और ये सब बराबर होगा m की पावर 0 l t की पावर 0 के। बेटा चेक करो, यहां से m की पावर a माइनस सी यहां है और m की पावर 0 यहां है, यानी कि a माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू c के बराबर आ गई। सेकेंड नंबर चेक करते हैं, और सेकेंड नंबर चेक ना करके पहले हम थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं। माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0, यहाँ t की पावर 0 है और यहाँ ये है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस 2 इंटू सी के जगह पे a लिख देंगे, तो a हुआ, ये हो गया 0, यानी कि ये माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो हम यहां से 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो हमें मिला 2a प्लस बी प्लस 3c, l की पावर है 2a प्लस बी प्लस 3c और यहाँ l की पावर है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। यहां से चेक करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस 3 इंटू सी के जगह पे a डाल सकते हैं, तो हमें a मिल गया इज इक्वल टू 1। अब यहां से ये 3a हो गया और ये 2a हो गया, मिल करके 5a प्लस b इज इक्वल टू 1 आया। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना कंपलसरी है क्या? b का कुछ और काम नहीं हो सकता। माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। यहां से a की वैल्यू उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या अगर हम चाहें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो हमें मिल जाएगा, इसके जगह पे मिल जाएगा 15a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, और यहां पे मिल जाएगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर दो यहां पे, तो हमें मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5b में से 3b घटेगा तो 2b मिलेगा, 2b इज इक्वल टू, ये हो गया आपका -3, तो b के जगह पे -3/2 आ गया। अब b के जगह पे -3/2 आया है, b कहाँ है? c की पावर b है, तो b की पावर -3/2 आया है, ऑप्शन में कहीं है भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उससे। नेक्स्ट देखते हैं, ये -3/2 उठा करके पुट कर दो इस इक्वेशन में, सॉरी -3/2 उठा करके पुट कर दो आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, यहां से इसमें पुट कर दो, तो आपको मिलेगा 3a प्लस b के जगह पे -3/2 इज इक्वल टू 0, तो 3a इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, a की वैल्यू 1/2 आ गया। a की वैल्यू 1/2 का मतलब है बच्चों h की पावर 1/2, यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं l इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर 1/2 का मतलब √h। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एक और चेक कर लेते हैं कि c की कितनी वैल्यू आती है, तो c की वैल्यू भी वही होगी जो a की वैल्यू होगी इस इक्वेशन से, यानी कि c इज इक्वल टू भी 1/2 हुआ,
यानी कि L इज प्रोपोर्शनल टू C के जगह पे अंडर रूट C के जगह पे G आएगा और L इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें सॉल्व करने में, लेकिन इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का अभी थोड़ा ही पोर्शन हुआ है और डायमेंशनल एनालिसिस में जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं उसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है और वो है यूनिट कन्वर्जन। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, वही नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वहां से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। ये मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद ही आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई भी मॉड्यूल फॉलो करना है। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको PYQs में मिलेगा। उससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि जेई मेंस में और जेई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।